वेलकम टू स्टडी ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी लोकसभा के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं तथा वे अपनी शक्तियों का किस तरह प्रयोग करते हैं। तो आज हम देखेंगे राज्यसभा के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं तथा वे अपनी शक्तियों का किस तरह प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाता है। संघात्मक शासन प्रणाली जो व्यवस्था है उसमें विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, जैसा कि भारत की जो संसद है उसके भी 2 सदन होते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है और यह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक तो है उच्च सदन, विशेषज्ञों का सदन, स्थायी सदन व पढ़े लिखों का सदन। तो अब बात करते हैं जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति के जो विषय हैं उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं। तो सबसे पहली जो इनकी योग्यता होनी चाहिए वो होती है भारत का नागरिक होना। हमने जैसा देखा था, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे वो कैबिनेट के मंत्री हो, उनमें सभी एक जो योग्यता है वो जरूर होगी, वो है भारत के नागरिक होने की योग्यता। इसके बिना जो भारत की जितनी भी सेवाएं हैं उनमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, यदि ये पहली योग्यता है ही नहीं। तो जो अगली योग्यता है उसमें है 30 वर्ष आयु होनी चाहिए जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है। उसके बाद हम बात करते हैं वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, अर्थात वह पद सरकारी नौकरी वाले जितने भी पद है वह सेवा भाव के पद नहीं है, वे लाभ के पद है। और सेवा भाव के पद वे है जो मंत्रियों के पास होते हैं। अगली योग्यता के बारे में बात करते हैं कि उसमें वह योग्यताएं भी हो जो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा निश्चित की गई है। वह पागल न हो, दिवालिया न हो तथा अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति न हो, वह व्यक्ति योग्य माना जाएगा। और संसद के कानून के अनुसार उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया न गया हो, क्योंकि अयोग्य ठहराए जाने का मतलब है कि वह न चुनाव लड़ सकता है और न ही इनका सदस्य बन सकता है। तो जो ये योग्यता है, इसी के बाद राज्यसभा का जो सदस्य है वो योग्य माना जाएगा बनने के लिए। अब बात करते हैं राज्यसभा की रचना के बारे में कि किस तरह इनकी संरचना होती है। तो जो अधिकतम सीट होनी चाहिए या सदस्य होने चाहिए वो 250 सदस्य होने चाहिए। और जो ये 250 सदस्य है इनका जो बंटवारा है उसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, लेकिन जो 238 सदस्य है वो निर्वाचन होंगे। किसके द्वारा? राज्य की विधानसभा के द्वारा। और जो राज्य विधानसभा है ये अपने कुछ विषयों को केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहती है, तो उनका जो जरिया है वो कौन होगा? राज्यसभा। और राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो केंद्र सरकार तक उनके जो बताए गए विषय हैं या उनके द्वारा बताए गए या सजेशन में दिए गए कानून है उसको केंद्र सरकार तक पहुंचाती है। अब जो वर्तमान में सदस्य हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जो वर्तमान में सदस्य हैं उसकी जो संख्या है वो है 245 सदस्य। और 245 में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा, चाहे वो कला हो, विज्ञान, साहित्य के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और जो 233 सदस्य है उनका जो निर्वाचन है वो विधानसभा के द्वारा किया जाता है। और इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है, जिसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती। इसमें केवल जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वही इनकी नियुक्ति करते हैं। अब देखते हैं कि जो अनुसूची 4 में है उसमें बताया गया है कि जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाएगा। यदि यहाँ क्षेत्रफल के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता तो पहले नंबर पर राजस्थान होता और उसके बाद अन्य सभी राज्य होते, लेकिन जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, उसके बाद अन्य सभी राज्य आते। तो अब बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में, जिसमें राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता और न ही संपूर्ण जो सदन है उसको भंग किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वैसे तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर्ड कर जाते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य को फिर से चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब बात करते हैं कि इसमें जो बताया गया है कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, किंतु 2 वर्ष के अंदर 1/3 सदस्य बदल जाते हैं। मान लीजिए यहाँ 99 सदस्य हैं, तो उनके जो सदस्य हैं हर 2 साल में, यहाँ देख सकते हो 2012 से 2014 के बीच में हर 1/3 सदस्य, यानी कि 99 में से 1/3 का देखा जाए तो 33 आता है। और 33 सदस्य हर 2 साल में बदल गए, लेकिन हर 6 साल में क्या होगा कि इनका सभी का सेवानिवृत्त हो जाएगा। कैसे? 33, 33 और 33, 33 होकर पूरे कितने हो गए? 99। और 99 होने के बाद जो इनका पूरा सदन है
वो बदल जाएगा। बात करते हैं इनके अधिवेशन के बारे में। तो राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा के जो अधिवेशन है वो एक साल में कम से कम 2 बार होने चाहिए। अधिवेशन से पहले अधिवेशन की अंतिम तिथि तथा दूसरे अधिवेशन की पहली तिथि के बीच में 6 माह का अंतर होना चाहिए। उसी के बाद अगला जो अधिवेशन है वो बुलाया जाएगा और राष्ट्रपति चाहे कभी भी इनका विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं। इनके पास अधिकार है राष्ट्रपति के पास। अब बात करते हैं सभापति के बारे में। तो सभापति जो होते हैं इनके अध्यक्ष वो होते हैं उपराष्ट्रपति, जो इनके सदस्य नहीं होते। और जो इनके उप सभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और जो सभापति होते हैं वो इनकी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, कार्रवाई का संचालन करते हैं, इनके ऊपर अनुशासन व नियंत्रण बनाए रखते हैं। जब उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं होते हैं तो इनकी कार्रवाई उप सभापति द्वारा संचालित की जाती है। अब देखते हैं विरोधी दल की नेता की मान्यता के बारे में। तो 1977 से पहले राज्यसभा के विरोधी दल के नेता को मान्यता प्राप्त नहीं थी और न ही उसे कोई विशेष सुविधा दी जाती थी, किंतु जनता सरकार ने सदन के विरोधी दल के नेता को संवैधानिक मान्यता प्रदान की और इन्हें वह सब सुविधा मिलती है जो लोकसभा के सदस्यों को मिलती है। इस समय जो राज्यसभा के विपक्ष के नेता है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। इनके द्वारा जो विपक्ष का कार्य है वो संभाला जाता है, देखा जाता है तथा विषय के संबंध में उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी इनका कार्य है। अब बात करते हैं इनकी शक्तियों एवं कार्यों के बारे में। तो राज्यसभा भारतीय संसद का दूसरा सदन किंतु उच्चतम सदन है। जो इनकी पहली शक्ति है वो है वैधानिक शक्ति। राज्यसभा और लोकसभा मिलकर कानून का निर्माण करते हैं। साधारण विधेयक के संबंध में दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। किसी साधारण बिल को राज्यसभा में अधिकतम 6 माह तक रोका जा सकता है। यदि इससे अधिक रोका जाएगा तो वो अपने आप रद्द हो जाएगा या अपने आप पास हो जाएगा। अगली जो शक्ति है वो है इनके पास वित्तीय शक्ति। और वित्तीय मामले में राज्यसभा को बहुत कम शक्तियां प्राप्त है। कोई भी वित्तीय जो विधेयक होते हैं राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जाते, यानी कि जो वित्तीय मामला है उसमें किसी भी तरह की राज्यसभा में कोई अधिकार नहीं होते या शक्ति नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इनकी कार्यपालिका की नियंत्रण के बारे में। तो पूरा जो मंत्री परिषद होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और यह अपने राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनका जो अगला कार्यपालिका पर नियंत्रण है वो है राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से उनके कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा राज्यसभा को मंत्रियों को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो केवल लोकसभा में ही चलेगा और लोकसभा के द्वारा ही उनमें जो कार्य किए जाने हैं वो निश्चित किए जाएंगे। आगे देखते हैं संविधान संशोधन का अधिकार। तो राज्यसभा और लोकसभा मिलकर संविधान का संशोधन करते हैं। पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में यह पारित किया जाता है। अब बात करते हैं इनकी न्यायिक शक्ति के बारे में। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा के साथ राज्यसभा भी भाग लेती है और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने के प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाए जाते हैं, लेकिन इस पर अंतिम फैसला कौन लेता है? लोकसभा। यहाँ आप देख सकते हैं यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, तो पहला अंतर यही होगा कि उनके पास किसी भी तरह की कोई वित्तीय शक्ति नहीं है और न ही उनके जो वित्तीय विधेयक होते हैं वो राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। चाहे वो न्याय से संबंधित हो तो उसमें जो उपराष्ट्रपति है उसे हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में अवश्य ही प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर अंतिम फैसला कौन लेता है? लोकसभा। अब बात करते हैं राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकता है और उनके पास यह अधिकार है कि यह न्यायालय के ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखे। बात करते हैं इनके चुनाव संबंधी कार्य के बारे में। तो उपसभापति के पद का चुनाव राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो उपसभापति होते हैं इनके ही सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी ये हिस्सा लेते हैं, क्योंकि इनका जो मत है वो महत्वपूर्ण देखा जाता है। जैसा कि हमने राष्ट्रपति की वीडियो में देखा था कि जो इनके सदस्य होते हैं उनके हर एक सदस्य के पास कितना वोट का मूल्य होता है, उसके आधार पर इनकी जो टोटल गणना होती है उसके बाद राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव सफल होता है। अब बात करते हैं इनकी अन्य शक्तियों के बारे में। तो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर संघ में नए राज्यों को सम्मिलित करती है, नए राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है। अगली जो अन्य शक्तियों में है वो है राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, यानी कि इनके पास न्याय के विषय में भी शक्तियां हैं तथा प्रशासन का जो दायित्व होता है उसके विषय में भी इनके पास शक्तियां होती है। अब बात करते हैं इनकी कुछ विशिष्ट शक्तियां जो राज्यसभा और लोकसभा में सबसे अलग है।
अब बात करते हैं इनकी विशिष्ट शक्तियां। जो लोकसभा है उसके पास भी ये शक्तियां नहीं है। यह शक्तियां जो लोकसभा के पास जाती है वो राज्यसभा से होकर जाती है। अनुच्छेद 312 में बताया गया है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है। इनकी अगली विशिष्ट शक्ति के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 249 में बताया गया है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत के द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। जब जाकर संसद को 1 साल के लिए अधिकार मिलता है कि वह किसी भी राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। जब भी आपसे राज्यसभा और लोकसभा के विषय में अंतर पूछा जाए तो आप इनकी जो विशिष्ट शक्ति है उसको अवश्य लिखें, क्योंकि इनकी जो विशिष्ट शक्ति है ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगी अंशवर में। तो आज हमने देखा राज्यसभा के बारे में कि इनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, इनके पास कौन कौन से दायित्व हैं तथा वह अपने दायित्वों का किस तरह निर्वहन करते हैं, और इनकी हमने देखा विशिष्ट शक्तियों के बारे में कि यह किस तरह लोकसभा से अलग बनते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।